अस्सलामुअलैकुम। अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है अबाउट प्रिविलेंस। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक इंसिडेंस, दूसरा प्रिविलेंस। इंसिडेंस मैंने पढ़ा दिया, अब आ जाते हैं प्रिविलेंस पर। तो प्रिविलेंस क्या है? प्रिविलेंस फार्मूले से समझ लो, इसके फार्मूले से नंबर ऑफ़ न्यू केसेस plus old cases in a specific population in a specific time period divided by total population at risk multiply by 100. This is called as prevalence. For example मार्कर चेंज करूँ, हाँ, ये सिटी ए है। फिर से इसके शहरियों ने आपको बुलाया कि अब पहले तो हमने इंसिडेंस आपसे फाइंड आउट करवा लिया, अब आ जाओ प्रिविलेंस फाइंड करो, क्योंकि अब आया है हमारे पास केस मलेरिया का। आउटब्रेक हुई है, केस नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस, इस वजह से आपको बुलाना पड़ा। तो मलेरिया का आउटब्रेक कब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई में कर लेते हैं। जुलाई की 2019 में मलेरिया का आउटब्रेक होता है। आपको बुलाया नवंबर में कि केसेस को आइडेंटिफाई करो कि अब कितने केसेस हैं, आउटब्रेक से पहले भी और आउटब्रेक के दौरान भी। आप गए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नवंबर में, आपने इस टाइम पीरियड वाले जो केसेस थे उनको न्यू कंसिडर किया, और इससे पहले जो केसेस आ रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मई में स्टार्ट हुए थे ये सारे केसेस, तो इनको ओल्ड कंसिडर किया, इन दोनों को ऐड किया, न्यूमरेटर फाइंड आउट कर दिया, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। जितनी भी पॉपुलेशन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 हो सकती है, 5000 में से न्यू केसेस कितने आए थे? फॉर एग्ज़ाम्पल 500 आए थे। ओल्ड पिछले केसेस कितने थे? आउटब्रेक से पहले वाले केसेस फॉर एग्ज़ाम्पल 20 थे, तो 500 प्लस 20 कितने बने? 520 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा प्रिविलेंस। सब शाबाशी देते हैं कि डॉक्टर साहब वेल डन, वेरी गुड। उसके बाद ये तो हो गया। अब प्रिविलेंस की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? सबसे पहला है पॉइंट प्रिविलेंस। प्रिविलेंस को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ओके। दूसरा है पीरियड प्रिविलेंस, इसको भी मैंने शॉर्ट करके लिखा। अब पॉइंट और पीरियड प्रिविलेंस में क्या फ़र्क है? फॉर्मूला क्या था प्रिविलेंस का? नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक। पॉइंट प्रिविलेंस में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस इन अ पॉइंट इन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के पॉइंट पे, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना था मलेरिया की प्रिविलेंस कहाँ पे? नवंबर की 2019 में 5 बजे, कौन सा दिन? फ्राइडे। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे आपने फाइंड करनी है प्रिविलेंस, कि अभी कितनी प्रिविलेंस है। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट प्रिविलेंस। वही यही फार्मूला पीरियड प्रिविलेंस पे लगा लो, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आएगा, पॉइंट इन टाइम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मई से लेकर आपने कैलकुलेट की प्रिविलेंस नवंबर 2019 तक। अब ये काफ़ी लंबा अरसा है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बन गया पूरा। यहाँ पे हम पीरियड प्रिविलेंस लगाएंगे। आपने कैलकुलेट किया मई से ओल्ड केसेस कितने आए थे उनको, फिर जुलाई में आउटब्रेक हुआ, उसके बाद जो न्यू केसेस आए वो थे 500। नवंबर में मई से लेकर नवंबर तक का प्रिविलेंस कैलकुलेट किया, हमारे पास क्या निकला? पीरियड प्रिविलेंस। दोनों में क्या फ़र्क हुआ? पॉइंट प्रिविलेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में होगा, पीरियड प्रिविलेंस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होगा।
प्रिवलेंस और इंसिडेंस को पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स देयर यूजेस कि इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। क्या हमने ऐसे ही पढ़ लिया या इसके कोई फ़ायदे भी हैं? तो हाँ, इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं टुवर्ड्स प्रिवलेंस। प्रिवलेंस क्या था? नंबर ऑफ न्यू केसेस, ओल्ड केसेस इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज प्रिवलेंस। तो प्रिवलेंस फाइंड आउट करने की वजह से हम ये देख सकते हैं कि एक बीमारी का मैग्नीट्यूड, एक बीमारी की ताकत कितनी है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलरा, कॉलरा का प्रिवलेंस निकाला, उससे हमें पता चल गया कि अभी इस वक्त बीमारी क्या ज़्यादा फैली हुई है या बीमारी कम फैली हुई है, उसी के हिसाब से हम अपने इकदाम कर सकें। दूसरा क्या यूज़ है? प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखो, आपने प्रिवलेंस निकाला 2009 में, किसका? कॉलरा का ले लो, ठीक है। अब ज़्यादा केसेस थे तो आपको पता चल गया कि जो पिछले इकदाम हम कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2009 से पहले समझा जा रहा था कि कॉलरा जो है वो मच्छर के काटने की वजह से होती है, तो हुकूमत ने नेट्स वगैरह देना शुरू कर दिए, पानी को ठहराना बंद कर दिया और मॉस्किटोस, एंटी मॉस्किटो स्प्रे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए। 2009 में आपने प्रिवलेंस निकाला, भाई केसेस तो बहुत ज़्यादा भी फैले हुए, तो आपको पता चल गया कि ये मच्छर की वजह से नहीं हो रहा, अभी हमें कुछ और इकदाम करने पड़ेंगे। रिसर्च की, आपको बुलाया गया रिसर्च के लिए, आपने रिसर्च की, बड़ी खून पसीना करके पता चल गया कि ये गंदा पानी पीने की वजह से हो रहा है। हुकूमत को आपने बताया तो हुकूमत ने भी आपको अप्रिशिएट किया कि वेल डन, बहुत गुड। उन्होंने क्या करना शुरू किया? क्लोरीन डालना शुरू किया वाटर सप्लाई में, सीवेज पाइपलाइंस को सही करना शुरू किया ताकि मिक्सचर ना हो गंदे पानी का और साफ़ पानी का। आहिस्ता आहिस्ता करके प्लानिंग लॉन्ग टर्म तक चली गई। लॉन्ग टर्म में 2018 में अब प्रिवलेंस फाइंड की तो हुकूमत को पता चल गया कि फ़लाँ डॉक्टर से हमने हेल्प ली थी और उसने हमारी अच्छी हेल्प की, ही वॉज़ अ गुड डॉक्टर, बाद में भी हम इसी के पास जाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग की लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरी यूज़ है प्रिवलेंस का टू फाइंड द हाई रिस्क पॉपुलेशन। प्रिवलेंस से हम हाई रिस्क पॉपुलेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया था? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज़। अब डिजीज़ कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स में फैली होगी ना, जिनमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे लंग डिजीज़ अगर फैली है, लंग कैंसर ले लेते, तो वो हमेशा किन में हुई होगी? स्मोकर्स में। तो आपको पता चल गया इतना मैग्नीट्यूड था, इतने केसेस हमारे पास लंग कैंसर क्या है जिनकी हिस्ट्री थी स्मोकिंग की। तो अब आपने जो है बाकी स्मोकर्स को भी इत्तला देना शुरू कर दी कि भाई स्मोकिंग ख़त्म, जान का अजाब है, पहले पैसा दुकानदार को दो, बाद में पैसा डॉक्टर को दो, तो नहीं करने का। ठीक इस तरह हमने आइडेंटिफाई किया कि हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द यूजेस ऑफ इंसिडेंट्स। अब इंसिडेंट्स के कौन कौन से यूजेस हैं? सबसे पहला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। देखो, एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए, उसमें बीमारी आ जाती है, फॉर एग्जांपल कॉलरा आ जाता है। अब आपको पता है कि कौन सी यूजेस, कौन से जो मेजर्स हैं वो बेनिफिशियल हैं कॉलरा को कंट्रोल करने के लिए। आपने बेनिफिशियल वाला मेजर अप्लाई किया और बाद में इंसिडेंस फाइंड किया तो देखा कि न्यू केसेस जो हैं वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मेजर्स के, जिसमें इंसिडेंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे थे। दूसरा यूज़ क्या है? दैट इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़। अब देखो, कोई भी बीमारी जो पॉपुलेशन में फूट पड़ती है वो किसी ख़ास पॉपुलेशन को टारगेट, पॉपुलेशन में भी कुछ ख़ास लोगों को टारगेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल बीपीएच, वैसे तो ये इन्फेक्शस डिजीज़ नहीं है लेकिन फिर भी सिर्फ मेल्स को टारगेट करेगी और वो भी 60 प्लस ऑफ एज। तो बीपीएच की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई कि सिर्फ मेल्स एंड दैट एज वेल हैज़ टू बी 60 प्लस ईयर्स ऑफ एज। देन आ जाते हैं हम टूवर्ड्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़। अब पहले ज़माने में समझा जाता था, एग्जांपल से समझो, पहले ज़माने में समझा जाता था कि गंदा पानी पीने की वजह से क्या होगा? फॉर एग्जांपल मलेरिया हो जाता है।
तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए पाइपलाइनें ठीक कर रहे हैं लोग एक पॉपुलेशन में, और क्लोरिनेशन कर रहे हैं पानी की, ताकि मलेरिया ख़त्म हो सके। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको बुलाते हैं, फिर आप बताते हो उन्हें कि मलेरिया गंदे पानी पीने की वजह से नहीं, बल्कि उसके ठहरने की वजह से, मॉस्किटोज़ को कंट्रोल ना करने की वजह से फैलता है। तो इस तरह उन्हें पता चलता है कि मलेरिया जो है वो, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, प्लाज्मोडियम, दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज़। तो इस तरह डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़ भी फाइंड आउट हो सकती है। क्योंकि देखो, पहले वो मलेरिया के लिए क्या कर रहे थे, सीवेज पाइपलाइनों को ठीक कर रहे थे। क्या केसेस कम हो रहे थे, न्यू केसेस? नहीं, बल्कि बढ़ते चले जा रहे थे। आप गए, आपने बताया कि एंटी मॉस्किटो मेजर्स अप्लाई करें। उन्हें कैसे पता चला कि ये बेनिफिशियल था, आपका बताया हुआ तरीका? क्योंकि इंसिडेंस रेट कम होना शुरू हो गए। इस तरह आपने इंसिडेंस के थ्रू डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिजीज़ भी फाइंड आउट किया। उसके बाद फोर्थ जो लास्ट यूज़ है वो है टू फाइंड आउट द एफिकेसी ऑफ थेरेप्यूटिक एज वेल एज प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले थेरेप्यूटिक मेजर्स में फॉर एग्जांपल मलेरिया को ले लेते। मलेरिया को पहले फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता था। तो क्या केसेस कम होते थे? नहीं, वही बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन बाद में प्रीमाक्विन आ गई। प्रीमाक्विन देने के बाद केसेस जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए। इंसिडेंस रेट क्या हुआ, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। इससे हमें पता चला कि प्रीमाक्विन जो है वो बेनिफिशियल है टू ट्रीट मलेरिया के पेशेंट। इसी में है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब देखो, गंदा पानी वाली मिसाल और वही एंटी मॉस्किटो थेरेपी, प्रिवेंशन थेरेपी मेजर। गंदा पानी को जब हम कंट्रोल कर रहे थे कि ना पिएं लोग, तब क्या केसेस मलेरिया के कम हो रहे थे? नहीं, वैसे ही बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन जब हमने एंटी मॉस्किटो मेजर्स अप्लाई किए तो केसेस क्या हुए थे, कम होना शुरू हो गए थे। इस तरह हमने फाइंड किया कि कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स गुड हैं और कौन से बैड हैं। लास्ट पर हम आ जाते हैं, एंड दैट इज़ रिलेशन बिटवीन प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़। अब कहता है कि प्रिविलेंस जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ पे, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़ पे। अगर फॉर एग्जांपल इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, प्रिविलेंस का फार्मूला क्या था, ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस। अगर इंसिडेंस ज़्यादा होती है, न्यू केसेस ज़्यादा होते हैं, प्रिविलेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। पहला फैक्टर इस तरह इफेक्ट करेगा प्रिविलेंस को। दूसरा कौन सा फैक्टर था, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। अब फ़र्ज़ करो एक डिजीज़ है जो कि हफ्ते तक चलती है, तो प्रिविलेंस एक हफ्ते तक ज़्यादा रहेगी। लेकिन दूसरी जगह दूसरी डिजीज़ है जो कि सालों तक चलती है, एक साल तक चलती है, दूसरी डिजीज़ में प्रिविलेंस एक साल तक ज़्यादा रहेगा। तो प्रिविलेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। इसी फॉर्मूले को अगर रीअरेंज कर लें, पी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। अगर हमने इंसिडेंस फाइंड आउट करना हो तो डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम इंसिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में हो सकता है ये दिया हुआ हो कि प्रिविलेंस दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, और आपने इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। या ये भी हो सकता है कि इंसिडेंस और ड्यूरेशन दी गई हो और प्रिविलेंस फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ तक हमारा प्रिविलेंस और ड्यूरेशन इंसिडेंस कंप्लीट होता है। कुछ अगर ना समझ आया हो तो कमेंट्स में लाजमी बता देना, ताकि मैं जवाब दे सकूं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।